नमस्कार साथियों, आप सभी का सिविल सर्विसेज डीम पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपीएससी मुख्य परीक्षा 2022 में जो हिंदी साहित्य का वैकल्पिक विषय का जो पेपर हुआ है, तो उसका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर भी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और इन दोनों ही पेपर की जो पीडीएफ है वो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले काफ़ी नए लोग भी होंगे जो ये जानना चाहते हैं कि भाई हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय कैसा ऑप्शनल पेपर है, मतलब लेना कहाँ तक सही रहेगा और कहाँ पर आपकी हेल्प कर सकता है और किन किन मामलों में आपकी हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, और किनको किनको लेना चाहिए और किनको किनको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है। देखो, अगर आपने इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा है चाहे ना पढ़ा है तो भी आप ले सकते हो। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट हो, रुचि आपकी हो हिंदी पढ़ने में, जैसे कविताएं वगैरह पढ़ने में, उपन्यास वगैरह पढ़ने में आपका इंटरेस्ट रहा हो। ठीक है, तो एक तो वो लोग ले सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट होगा तो ही, क्योंकि आपको पढ़ना है, इसमें रचनाएं वगैरह पढ़नी होती हैं, आपको उपन्यास वगैरह सब कुछ पढ़ना होगा, आपको हिंदी में ही पढ़ना है सब। ठीक है, तो इंटरेस्ट ज़्यादा मैटर करता है, ना कि आपने ग्रेजुएशन वगैरह में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। काफ़ी लोग इसको ले लेते हैं, इवन बीटेक वाले भी ले लेते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ले लेना ले वो लोग ले सकते हैं। दूसरा, वो लोग ले सकते हैं जो हिंदी बहुत शुद्ध लिखते हैं, व्याकरणिक त्रुटियां जो होती हैं, व्याकरणिक अशुद्धियां जिनसे नहीं होती लिखते समय में। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि वो लिखते समय शाब्दिक अशुद्धियां हो जाती हैं, जैसे आशीर्वाद को आशीर्वाद लिख देते हैं, मर्यादा को मर्यादा लिख देते हैं। ठीक है, मात्राओं की अशुद्धियां हो जाती हैं, एक वचन बहुवचन की अशुद्धियां हो जाती हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धियां, गलतियां अगर नहीं करते हैं आप तो आप ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि साहित्य जो होता है, कहा ऐसा कहते हैं ना कि साहित्य पढ़ने के बाद व्यक्ति विद्वान हो जाता है, मतलब पढ़ते पढ़ते विद्वान हो जाता है। लिखने वाले तो होते ही हैं विद्वान, पढ़ने वाले भी हो जाते हैं। तो विद्वानों से ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो इस प्रकार की गलतियां करें लिखते समय में। ठीक है, क्योंकि जो आपकी कॉपी जो चेक करेगा वो बिल्कुल इस चीज़ को माफ़ नहीं कर सकता कि भाई आप ये छोटी छोटी गलतियों को माफ़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस प्रकार वो लोग ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब जानते हैं कि भाई ये कैसा मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहला है कि काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं, काफ़ी लोग चूज़ करते हैं। उसकी एक वजह है क्योंकि ये एक बहुत छोटा, मतलब काफ़ी छोटा नहीं है लेकिन छोटा सिलेबस है। इसको आप 2-3 महीने में, 2.5 से 3 महीने में इसको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो छोटा सिलेबस है। दूसरा ये है कि लेकिन छोटा है, लेकिन जब आप इसका सिलेबस देखोगे शुरुआती दौर में तो आपको लगेगा कि काफ़ी कुछ पढ़ना है। सिलेबस देखकर आपको ऐसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 2 कहानी संग्रह पढ़ने हैं, 3 नाटक आपको इसमें पढ़ने हैं, 4 उपन्यास पढ़ने हैं, 2 निबंध संग्रह पढ़ने हैं, 4 काव्य रचनाएं पढ़नी है। ठीक है, लेकिन अब देखने से इतना लगता है कि ये सब पढ़ना है 15 किताबें, लेकिन ऐसा जब आप पढ़ोगे, जैसे कामायनी अगर आपको पढ़नी है तो कामायनी में आप जानते हैं, अगर सिलेबस देखा होगा तो उसमें श्रद्धा सर्ग और चिंता सर्ग, 2 सर्ग ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, रामचरितमानस में सिर्फ सुंदरकांड पढ़ना है, इसमें कवितावली में आपको सिर्फ उत्तरकांड पढ़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ कुछ पोर्शन पढ़ना है, कुछ कुछ बुक्स का, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। दूसरा जो लेने की काफ़ी लोगों की वजह ये रहती है कि ये स्टैटिक सब्जेक्ट है, मतलब इसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक बार आपने तैयार कर लिया तो ये हो गया। अगर मान लो किसी को 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट भी लग रहे हैं तो हर साल कुछ करंट अफेयर जैसी चीज़ इसमें आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसा कि दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में होती है, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ में जैसे कि। ठीक है, तो यहाँ पर एक पूरी तरीके से स्टैटिक सब्जेक्ट है आपका। एक बार प्रिपेयर हो गया तो आप बस रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तीसरा है ये हेल्प कहाँ पे कर सकता है। देखो, इसको लिखने से, इसको लेने से आपकी जो भाषा पर जो मजबूती है, जो पकड़ है, वो बहुत अच्छी हो जाती है और उसकी वजह से आप निबंध का पेपर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य रहा है उनको निबंध में अच्छे नंबर भी उनके देखने को मिले हैं। ठीक है, तो वो भाषा पर पकड़ की वजह से है, मिल जाते हैं। ठीक है, जीएस फोर्थ में भी कहीं ना कहीं इसका आपको लाभ मिलता है इसकी वजह से। ठीक है, चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट एक कारण है लेने का, कि दूसरे मीडियम के साथ में कोई इसकी प्रतिस्पर्धा, कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप दूसरा कोई सब्जेक्ट लोगे, ज्योग्राफी लोगे, तो अगर हिंदी में आप लिखोगे कॉपी, कोई इंग्लिश में लिखेगा तो थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं इंग्लिश वालों को ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं कि या कम मिल रहे हैं, तो ऐसा कुछ भ्रम रहता है लोगों में। तो वो यहाँ पर भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। आपका कोई भी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी ये हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले तो ले ही सकते हैं। ठीक है, कोई भी ले सकता है ये। तो कॉपी सबकी हिंदी में ही लिखी जाएगी। ठीक है, आप हिंदी लिटरेचर साहित्य है तो आप साहित्य हिंदी में ही लिखोगे, जिस भी भाषा में लोगे उसी भाषा में लिखोगे। ठीक है, तो मीडियम का इसमें कोई
कंपटीशन नहीं है कि किसी इंग्लिश मीडियम के साथ कंपटीशन वगैरह नहीं है इसमें, ठीक है। एक और कारण है इसको लेने का कि साहित्य में ऐसा देखा गया है यूपीएससी में कि नंबर जो हैं वो अच्छे मिलते हैं। किसी भी भाषा का अगर आप साहित्य लेते हो, ऑप्शनल सब्जेक्ट, चाहे हिंदी साहित्य लेते हैं या फिर संस्कृत साहित्य लेते हैं, उर्दू साहित्य लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर लेते हैं, ठीक है, तो साहित्य में नंबर अच्छे मिलते हैं, ऐसा देखा गया है, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक मेहनत कर लेते हैं तो 300 प्लस आपको मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब ऐसा लोगों को देखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी खूबियाँ हैं इसमें, और क्या खूबी नहीं है, कहाँ पर आपकी हेल्प नहीं करेगा वो भी आप जान लीजिए। जीएस के किसी भी पोर्शन में डायरेक्टली इसका कोई रोल नहीं है, सीधे तौर पर जीएस में कहीं पर भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, जैसा कि दूसरे सब्जेक्ट कर सकते हैं। हिस्ट्री में, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, हिस्ट्री में जैसे हिस्ट्री है आपकी प्रीलिम्स में भी आपको हेल्प करेगी और मेंस के जीएस के फर्स्ट पेपर में भी आपको हेल्प करेगी। ज्योग्राफी के साथ भी यही है, ठीक है। दूसरे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, पीएसआईआर है, सोशियोलॉजी है, कहीं ना कहीं आपको जीएस में हेल्प करते हैं डायरेक्टली। हिंदी साहित्य आपको जीएस के किसी भी पोर्शन में कहीं भी हेल्प नहीं करेगा। बस ये है कि भाषा की मजबूती, उसकी पकड़ की वजह से आपको निबंध वगैरह में थोड़ा सा हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक डिमेरिट है, बस है यहाँ पे छोटा सा, बाकी तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब पेपर देखते हैं। तो जैसा कि 500 नंबर का ऑप्शनल पेपर होता है, तो 250-250 नंबर के 2 पेपर होते हैं और 3-3 घंटे के 2 पेपर आपको लिखने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर जो है इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए होंगे, जो कि 2 खंडों में दिए गए हैं। 8 में से सिर्फ आपको 5 क्वेश्चन ही लिखने हैं, ठीक है। टोटल 8 दिए गए हैं, लेकिन 8 में से सिर्फ 5 के आंसर आपको लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंपलसरी है, ठीक है। बाकी 3 और करने हैं आपको। तो चलिए देखते हैं। देखो सेक्शन ए जो सिलेबस है आपका, वो फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी भाषा और देवनागरी जो लिपि है या नागरी लिपि, उसका इतिहास। तो फर्स्ट पेपर में आपको हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास पढ़ना है और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है फर्स्ट पेपर में। तो जो सेक्शन ए है, खंड ए, इसका सारे क्वेश्चन 50-50 नंबर के हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सब सेक्शन भी दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे लगभग 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखनी है हर एक चीज़ की। जैसे यहाँ पे पूछा गया हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान क्या है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन है, कहाँ से नए क्वेश्चन बनाएंगे, तो लगभग काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर जरूर आप ले लेना इसके लिए, वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये पूछा गया 150 शब्दों में आपको लिखना है। अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व बताना है 10 नंबर में 150 शब्दों में। रहीम की कविता की प्रासंगिकता क्या है, तो ये सब क्या है, हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास यहाँ पर है। रहीम की कविता की प्रासंगिकता। सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियाँ क्या हैं, उस पर लिखना है आपको, ठीक है। फिर पूछा, ये पहला क्वेश्चन था जो कि कंपलसरी था, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, ठीक है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है और फिर 15-15 नंबर के यहाँ पे और हैं। तो हर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 50 नंबर का है। तो दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर देखने से काफ़ी छोटा लग रहा होगा आपको, लेकिन लिखना तो है ही। फिर पूछा गया अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर पूछा गया है हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए, तो वही सब है जो कुछ आपके सिलेबस में वहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अवहट्ट का सामान्य परिचय दीजिए, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन। फिर पूछा गया है, इसमें छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। एक सेक्शन से मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन ही कर सकते हो, पहला वाला कंपलसरी है, बाकी 2 और कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है। और हाँ, जो सेक्शन ए है, खंड ए, ये चूँकि भाषा खंड है, ठीक है, तो भाषा खंड में बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो सेक्शन ए से या तो आप 2 क्वेश्चन कर सकते हो या तो 3 कर सकते हो, ठीक है। बाकी सेक्शन बी से या तो 2 या 3 कर सकते हो, आपको 5 करने हैं। तो भाषा खंड आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें और यहाँ से आप 3 क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि भाषा खंड से आप 3 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला कंपलसरी कर लो और 2 कोई और कर लो इसमें से, ठीक है। तो ये सब पूछा गया। यहाँ पे पूछा गया आधुनिक काल देवनागरी लिपि के महत्व का आकलन कीजिए, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके सिलेबस में है। आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ, ठीक है। इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। फिर पूछा गया तकनीकी भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। तो ये सेक्शन ए था। सेक्शन बी में आपको पढ़ना है
हिंदी साहित्य का इतिहास। सेक्शन ए में था हिंदी भाषा और नागरी लिपि का इतिहास, और सेक्शन बी में है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि कंपलसरी है, आपको करना ही करना है। इसमें निम्नलिखित पर प्रत्येक 150 लगभग 150 शब्दों में आपको टिप्पणी लिखनी है। तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, उस पर आपको लिखना है। फिर कबीर की काव्य भाषा पर लिखना है। सूरदास का विरह वर्णन पर लिखना है आपको। हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा करनी है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान क्या है वो बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। फिर है बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से ये 20 नंबर का है। फिर है हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आकलन कीजिए। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी दिख रहे होंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए, ये पूछा गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि अज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। तो आप देख रहे होगे कि कोई बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनाया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन मंचन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन कीजिए। फिर क्वेश्चन है महादेवी वर्मा के संस्मरणों के महत्व का आकलन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है नागार्जुन जनवादी कवि हैं, इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। फिर पूछा गया है कृष्णा सोबती के उपन्यासों में चित्रित नारी चेतना पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो और लास्ट क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर की नाटक कला का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही ये फर्स्ट पेपर था। अब हम लोग सेकेंड पेपर देखते हैं। तो कोई बहुत देख रहे हो एक ही पेज में पूरा क्वेश्चन पेपर बना दिया गया आपका। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेकेंड पेपर। तो ये सेकंड पेपर है, और जैसा कि बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हैं। तीन घंटे का ये भी होगा, 250 नंबर का ये भी पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेक्शन ए और बी में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो इसके जो सेक्शन सेकंड पेपर का जो सेक्शन ए है, इसमें आपको 12 कवियों को पढ़ना है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उनको 12 कवियों को आपको पढ़ना है। सेक्शन बी में जो रचनाकार हैं 10 गद्य रचनाकार, उनको पढ़ना है आपको। तो सेक्शन ए में जो कवियों को पढ़ना है 12, उनमें से यहाँ पे आपको काव्य रचना दी गई होगी, उसको पढ़ के आपको उसके संदर्भ सहित प्रसंग सहित उसकी व्याख्या करनी है। तो 150 शब्दों में करनी है। तो क्वेश्चन पहला जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, तो जो पहला यहाँ पे पूछा गया है ये कबीर के दोहों से लिया गया है। यहाँ से ये 10 नंबर का आपको लिखना है। फिर वेद पुराण बिहाई सुपंत कुमार्ग कोटि कुचाल चलिए, ये आपके कवितावली तुलसीदास जी की जो कवितावली है वहाँ से पूछा गया है। फिर रस सिंगार मंजुन के, मतलब बहुत आसान पूछे गए हैं इस बार जो है, ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, बिहारी सतसई से ये पूछा गया है। और उसके बाद कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में अति सुकुमार, अगर आपने कामायनी पढ़ी होगी, अगर मान लो अभी प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, कभी कामायनी अगर आपने पढ़ी होगी जयशंकर प्रसाद की, तो ये वहाँ से लिया गया है कामायनी के श्रद्धा सर्ग से। ठीक है, 2 ही सर्ग आपको पढ़ने हैं, श्रद्धा सर्ग और चिंता सर्ग। तो ये श्रद्धा सर्ग से लिया गया है, आराम से इसकी संदर्भ प्रसंग से इसकी व्याख्या कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद धिक जीवन को पाता ही आया विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। ठीक है, अगली लाइन इसकी है, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। अगर वो ये लिया गया है राम की शक्ति पूजा से। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो रचना है। ठीक है, तो बहुत आसान इस बार ये पूछी गई हैं व्याख्याएं, लिख सकते हो आप। ठीक है, ये कंपलसरी था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भाव भाषा एवं विचार की दृष्टि से निराला की कुकुरमुत्ता कविता का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, 20 नंबर का है। उसके बाद है गुप्त जी ने भारत भारती में अतीत का गौरवगान वर्तमान को रचनात्मक ऊर्जा एवं जागरण का संदेश देने हेतु किया है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये पूछा गया है 15 नंबर का। फिर है असाध्य वीणा कविता का मूल स्रोत क्या है, कवि ने कविता सृजन की प्रक्रिया को किन स्तरों पर प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन दूसरा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सूरदास द्वारा भ्रमर गीत प्रसंग की योजना का मुख्य उद्देश्य निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना है, इस कथन की युक्त संगत समीक्षा कीजिए। ठीक है जी। फिर पूछा गया जायसी ने नागमती के वियोग वर्णन द्वारा नारी की व्यथा कथा को प्रस्तुत किया है, इस कथन से आप कितने सहमत हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सेकेंड पेपर में। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से अपने ही मानसिक अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्त किया है, कथन का तर्कपूर्ण विवेचन कीजिए। जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है जो कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो वहाँ से पूछा गया कि कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर और भीष्म के माध्यम से अपने ही मानसिक अंतर्द्वंद्वों को अभिव्यक्त किया है। तो
वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, कबीर वाणी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है। फिर पूछा गया, ब्रह्म राक्षस अस्तित्ववादी मान्यताओं और खंडित व्यक्तित्व का प्रतीक है, इस कथन के आलोक में ब्रह्म राक्षस कविता की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। फिर पूछा गया है, हरिजन गाथा कविता के आधार पर नागार्जुन की जनवादी दृष्टि की मीमांसा कीजिए, ये पूछा गया है। इसके बाद आपका सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। तो सेक्शन बी में जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कंपलसरी है, 150 शब्दों में सब प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। यहाँ पर गद्य खंड दिए गए हैं, ठीक है, गद्य रचनाकारों की यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनको आपको संदर्भ प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसको पढ़ के, इसको डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा और उसके बाद देख लेना कि यहाँ पे कैसे कैसी ये व्याख्या पूछी गई है। ठीक है, गद्य खंड की व्याख्या थोड़ी सी ये होता है कि अगर आपने पढ़ा होगा तो आप पहचान लेंगे उनको। ठीक है, गद्य और पद्य किसी की भी रचनाएं होंगी, बिना पढ़े तो कैसे पहचान पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे फिर क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि भारत दुर्दशा नाटक अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से कटु और सच्ची आलोचना है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक है। उसके बाद पूछा गया, दिव्या इतिहास नहीं ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, इस कथन के आधार पर दिव्या उपन्यास में इतिहास और कल्पना के समन्वय का विवेचन कीजिए। ठीक है, तो गद्य खंड में काफ़ी आपको नए क्वेश्चन भी मिल सकते हैं जो, ठीक है। उसके बाद पूछा गया, गोदान की भाषा और इसके शिल्प की विशेषताएं बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, आषाढ़ का एक दिन की मल्लिका स्वाधीन चेतना स्त्री के जीवन के स्वाभिमान और विडंबना को चरितार्थ करती है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। फिर पूछा गया, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध की ललित निबंध के रूप में तात्विक समीक्षा कीजिए। और इसमें पूछा गया, इसका सी जो सेक्शन है उसमें पूछा गया, महाभोज उपन्यास राजनीतिक विकृतियों का सच्चा दस्तावेज है, इस कथन से आप कितने सहमत हैं, तर्कसंगत मीमांसा कीजिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 8, कविता क्या है, निबंध के आधार पर आचार्य रामशंकर शुक्ल के काव्य विषयक विचार प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद पूछा गया, नई कहानी की अवधारणा के संदर्भ में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे की समीक्षा कीजिए। और लास्ट है, मैला अचल उपन्यास की भाषा परिवेश को जीवंत करने में कितनी सफल सिद्ध हुई है, उदाहरण सहित विवेचन कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा पेपर था, मैंने आपको पढ़ के सुना दिया पूरा। आप डाउनलोड करके भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।